नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी लाइव। आज हम अपनी भारतीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पीडीए अभी चल रहा है, सपा जो हमारी समाजवादी पार्टी है, उनकी तरफ से पीडीए की गांव-गांव मीटिंग करा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? इसके बारे में तो मुझे कहने में भी बड़ा अच्छा लगता है कि पीडीए ये कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कहीं दलितों को पिछड़ा लोग पीट रहे, विशेष करके कुछ जाति के लोग पीट रहे। अभी कल परसों मथुरा में ही जो कांड हुआ वो कुछ विशेष लोगों का था, विशेष जाति के लोग थे, विशेष पार्टी के लोग थे, समाजवादी पार्टी के लोग थे। ऐसा मैंने विधानसभा में एक मेंबर को सुनते हुए देखा। वो बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेतागण ने ये कांड किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको आज तक हटाया भी नहीं, वो आज भी बरकरार है। पीडीए केवल एक बहाना है। ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक व्यवस्था नहीं है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी व्यवस्था है। अपने अपने परिवार को मजबूत कर रहे हैं, इसी के लिए इन्होंने ये पीडीए बनाया है। पीडीए में बताइए कौन सा नेता पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को बढ़ावा दिया गया? आज तक कुछ भी पीडीए नहीं है, केवल दिखाने के लिए है मेरी सीट बढ़ जाए, मैं अपने परिवार को मजबूत कर लूँ। मेरे घर में 6 सांसद बन गए, मेरा पीडीए मजबूत। उसके घर में 3 सांसद बन गए, उसके घर में उसका पीडीए मजबूत। सबसे अच्छा यही पीडीए के बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अच्छा, आज ये जो अभी आज की जो राजनीतिक कह सकते हैं या अपने सामाजिक, इसकी व्यवस्थाएं के ऊपर क्या कहेंगे? क्या व्यवस्था, पार्टी की क्या व्यवस्थाएं हैं जो अभी समाज के लिए है? देखिए, व्यवस्था बड़ी अजीब है। मैंने शासन प्रशासन दोनों की व्यवस्थाएं देखी हैं, पार्टियों की व्यवस्थाएं देखी हैं। अभी मैंने सुना है कि देखा है मैंने कि कोई सड़क का टेंडर उठता है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी प्रचार करना चालू करती है। टेंडर उठता है, सड़क पे ईंट आती नहीं, ठेकेदार आता नहीं, मजदूर आता नहीं, किसी को रोजगार मिलता नहीं, किसी का काम होता नहीं, शुभारंभ होता नहीं, गड्ढे धूल में लोग निकल रहे। लेकिन मैं देखता हूँ फेसबुक ट्विटर पे प्रचार हो रहा है कि योगी जी ने ये पैसा दे दिया, योगी जी ने वो पैसा दे दिया, योगी जी ने ये दे दिया। तो ये व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी है कि लोगों को भ्रमित करिए, चक्कर में डालिए। गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उनके साथ करना धरना कुछ नहीं है, केवल प्रचार करते हैं। मैंने एक और व्यवस्था मैंने देखी है कि एक कार्यक्रम होता है हर ब्लॉक में कि किसान सम्मान के नाम से हर ब्लॉक में, हर जनपद में कार्यक्रम होता है। किसान सम्मान के नाम पे कार्यक्रम में खर्च किए जाते हैं कम से कम 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और कार्यक्रम में किसान को दिए जाता है मात्र 1,000, 2,000, 5,000 रुपए। कहने का मतलब किसान के ऊपर खर्च किया जाता है मात्र 20,000 रुपए, तो उसको दिखाने के लिए खर्च किया जाता है 40,000 रुपए। ये केवल इनकी व्यवस्था है, ये लोगों को भ्रमित करते हैं। जैसे व्यवस्था की बात है, शासन प्रशासन की बात करें तो आज की समय में जो पुलिस विभाग भी है, वो भी वो कहते हैं कि बैल को ऐसा खींचे में चलता है, क्योंकि ये अगर कोई किसी का दोष है तो उसको ढूंढते नहीं है। निर्दोष पार्टी के अध्यक्ष की, पार्टी के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि ये निर्दोष, यही गलत है, तो उसी को पकड़ लाते। तो अब इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? इसको कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, ये अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्या है। कहीं पे जो आपने बोला है, आपका मानना है कि पुलिस जो है किसी को गलत पकड़ लेती है। आपका कहना है कि पुलिस ने किसी को, निर्दोष व्यक्ति को पकड़ लिया, लेकिन वो दोषित नहीं था। लेकिन उस मामले में पुलिस ने जांच क्या कहाँ की, ऐसा कोई केस अगर है तो उसके बारे में हम लोग पूर्णतः पुरजोर, अगर ऐसा कोई मामला मिलता है तो उसके लिए हमारी अपनी पार्टी हर तरीके से निर्दोषित के साथ खड़ी हुई है और हर समय उसकी मदद करेगी, अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है। अब ये मामले भ्रष्टाचार के अंदर आते हैं, तो आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो भ्रष्टाचार एक प्रकार से चरम सीमा पर है, क्योंकि आप कहीं तहसील जाएंगे तो बिना पैसे काम नहीं है, किसी पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वहाँ भी बिना पैसे काम नहीं है। जहाँ 1 रुपया खर्चा पर 10 रुपये मांगते हैं, क्योंकि जो सरकार के जो ग्रामीण स्तर पर जो कार्य छोड़े गए हैं उनको दिलानी चाहिए। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल आपका सही बिंदु है। इस बिंदु पर मैं स्पष्टली आपको बता देता हूँ कि ये बिल्कुल सही बिंदु है। मैंने भी कई लोगों से सुना है कि लेखपाल खतौनी के बनाने के 400-500 रुपये, एक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति पेंशन नहीं बनवा सकता, अपनी जीवन भर दौड़ते दौड़ते रह जाए जब तक उसके 1,000-1,500 रुपये खर्च नहीं होते।
मैंने यही सेम देखा है, राशन कार्ड के लिए कुछ गरीब भटकते फिर रहे हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। एक मिनट, जैसे राशन कार्ड की बात है तो राशन कार्ड अगर आपके पास 2000 रुपये हैं तो आपका हैंडल बन जाता है। और ऐसे गरीब आदमी के पास साइकिल भी नहीं है जो कि तहसील 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जा सके, तो उसका बनता ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका निराकरण कैसे होगा? इसके लिए मेरी कुछ बीएलई भाइयों के साथ भी बात हुई है, उन्होंने भी मुझे बिल्कुल ऐसा ही बताया है कि हर जगह जाने पे बिना उसके कोई भी राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। राशन कार्ड के अलग अलग बिंदु बना रखे हैं, जिन बिंदुओं के तहत ही काम हो रहे हैं, ऐसे करके लोगों के नहीं हो पा रहे हैं। राशन कार्ड का वास्तविक भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। राशन कार्ड को बिंदु सरकार ने ऐसे दे रखे हैं जिनको बिल्कुल गलत माना गया है। जैसे सरकार का बिंदु है, उसमें सर्वप्रथम सरकार बताती है कि किसी के पास मकान नहीं होना चाहिए, पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति के पास पक्का मकान नहीं होगा तो वो रहेगा किसमें? सरकार का दूसरा बिंदु है उसमें कि मोटरसाइकिल नहीं होनी चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए। तो फिर सरकार को भिखारी कहाँ से मिलेंगे? लोग हैं, परिवार सहित रह रहे हैं, तो मकान भी चाहिए, उनको रहने के लिए कमरा भी चाहिए। सरकार ने कुछ राशन कार्ड के मानक बहुत गलत बना रखे हैं। ऐसे ही एक आवास के बारे में मैं बता देता हूँ। आवास का एक बड़ा अहम मुद्दा है कि सरकार कहती है जिसके घर में पक्की ईंट लगी हुई है उसको आवास भी नहीं है। ये बताइए जिसके पास रहने के लिए अब कच्ची ईंट से तो मकान बनते नहीं, पिछले 20 साल से नहीं बनते, तो लोग पक्की ईंट लगाने के बाद में ही अपने मकान बनाते हैं। तो चाहे वो टिन शेड डालें या कुछ भी डालें, तो ये सरकार की कुछ मानक गलत है, उनको सुधार होना। लेकिन जो आप मानक बता रहे हैं, लेकिन ऐसा सब कुछ उल्टा है। राशन कार्ड भी जिनके पास खूब सारी प्रॉपर्टी है, उनको आवश्यकता नहीं, उनको मिल रहा है, उनका बना हुआ है। जो गरीब आदमी आज भी हम भी घूमते देखते हैं तो बेचारे भटक रहे हैं, तो उनको रास्ता नहीं मिल रहा। जिनके पास रहने के लिए छप्पर नहीं है, उनको मकान नहीं मिल पा रहा, उनको राशन नहीं मिल पा रहा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये इसके लिए हम क्या करें? इसी प्रकरण को लेके हम लोग राजनीति में आने के लिए बीएलओ को प्रेरित कर रहे हैं, जनता को साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग धरातल से हैं, धरातल पे लोगों के साथ रहते हैं, हमें धरातल की समस्या अच्छे से मालूम है। क्योंकि गांव में जितनी बार समस्याएं आती हैं वो सबसे पहले जनसुविधा केंद्र पर आती हैं। लोग अपनी समस्या लेके जनसुविधा केंद्र पर आता है, तो हम जनसुविधा केंद्र संचालकों को ही क्यों न राजनेता बनाए जो भविष्य में आने के बाद में उनकी समस्या को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छे से उनका निराकरण कर सके और उनकी समस्याओं का कुछ समाधान हो सके। इसीलिए उनको हम राजनीति में लाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि एक चंद्रशेखर आज़ाद जो कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक हैं अपने स्वर्ण आर्मी के जो अध्यक्ष हैं, तो ये जाति विशेष या अन्य जाति विशेष जो नेता हैं इस टाइप के, ये अपने आप को इसी एक प्रकार से इनके ऊपर हम क्या कहेंगे? देखिए, स्वर्ण आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर जी या स्वर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडे जी और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावत, जो भी हैं ये लोग केवल जातिगत भ्रम फैला रहे हैं और जातिगत जहर बो रहे हैं। ये इतना बड़ा जहर बो रहे हैं कि जो संसार में लोग चैन और सुकून की नींद से रहते हैं उनको न रहने वाली व्यवस्था बना रहे हैं। स्वर्ण आर्मी का मतलब ये है कि स्वर्ण आर्मी स्वर्णों के लिए काम करेगी, भीम आर्मी केवल एक विशेष जाति के लिए काम करेगी। जब वोट मांगने ये लोग जाएंगे तो सभी जातियों से मांगते हैं। फिर ये नहीं होता कि भीम आर्मी वाले केवल विशेष जाति से मांगे या स्वर्ण आर्मी वाले केवल स्वर्णों से मांगे। जब वोट मांगते हैं सबसे मांगते हैं, लेकिन जब हित की बात करते हैं तो केवल नाटक दिखाते ही है। अभी चंद्रशेखर जी ने चुनाव लड़ा था, वहाँ क्यों नहीं कहा कि स्वर्ण हमें वोट नहीं देना? वहाँ तो एक बार किसी मन से नहीं कहा कि स्वर्ण हमें वोट न दें या और जाति के लोग हमें वोट न दें। वहाँ तो सबसे वोट मांगा, लेकिन दिखाने का नाटक है केवल ये कि हम जो है भीम आर्मी ये कुछ नहीं है। भीम आर्मी वाले लोग या स्वर्ण आर्मी वाले लोग लोगों को भ्रमित करते हैं और जातिगत व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।